गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये चैप्टर हमने वैसे तो पहले ही कर लिया था, पर इसमें एक लेक्चर ऐसा है जो बना तो दिया था बट शायद मुझे लगता है अपलोड करना भूल गई थी। इस कारण से क्या हुआ, इस लेक्चर को मैं अपलोड नहीं कर पाई और ये लेक्चर रह गया। तो ये लेक्चर कौन सा रह गया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा रह गया वैधानिक सार्वजनिक निगम की विशेषताएं, लाभ एवं सीमाएं। ये वाला रह गया। इसको हम स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं। तो इस लेक्चर को मैं बनाकर अभी आपके जो है पोस्ट कर दूंगी, और जिन जिन बच्चों का रह गया वो अपना कर लेना। तो जिस बच्चे ने ये नोट किया है, मुझे बताया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मिस्टेक देखो होती रहती है। तो अगर आप इस तरह से मेरे साथ सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अपने इस सिलेबस में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छी तरह से हम सिलेबस जो है यूट्यूब में फ्री में आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन। इसके फीचर्स, इसके मेरिट, डिमेरिट्स और इसके यूटिलिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन या इसको स्टैट्यूटरी जो है कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। क्या होता है इसका टूल किट में आप नाम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैधानिक निगम, इसको वैधानिक निगम भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय है ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। यानी कि इसके आम पब्लिक के द्वारा स्थापना नहीं की जाती, बल्कि कोई संसद में या विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है, उसमें कोई विशेष अधिनियम बनाकर ही इसकी स्थापना की जाती है। तो अब इसको डिटेल में करते हैं। ये कौन सा है, कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड है या नॉन कॉर्पोरेटेड है, ये देखते हैं। सार्वजनिक जो निगम है वो निगमित उपक्रमों की श्रेणी में आता है, इनकॉर्पोरेटेड। देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, एक नॉन कॉर्पोरेटेड। कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। कॉर्पोरेटेड वो होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड वो होते हैं जिनको कोई रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको पंजीकृत करवाया जाता है, रजिस्टर्ड करवाया जाता है। तो ये अगर कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड अगर आपको देखना है तो ये सेकंड लेक्चर के अंदर फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो इसकी जो स्थापना होती है वो संसद और विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। यानी कि संसद या विधानसभा में कोई विशेष अधिनियम पास किया जाता है और उसके द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। अधिनियम के द्वारा, अब देखो संसद या जो विधानसभा है उसमें कोई विशेष अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की जाती है, तो उसी अधिनियम के द्वारा ही इसका प्रबंध और संचालन से संबंधित सारी गतिविधियां हैंडल की जाएगी। इनकी शक्तियां और विशेष अधिकार को भी निर्धारित किया जाएगा। किसके द्वारा? इस विशेष अधिनियम के द्वारा जो संसद या विधानसभा में पारित करके इसकी स्थापना की थी। आपको पता हो कि जिस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी यूनिट एस्टेब्लिश होती है तो उसका मैनेजमेंट, उनका संचालन और उसका कंट्रोल भी उसी नियम या अधिनियम के अकॉर्डिंग होता है। अन्य सरकारी विभाग और मंत्रालयों के साथ इनके संबंध को स्पष्ट किया जाता है कि अन्य जो सरकारी विभाग और मंत्रालय उनके साथ इनका कैसा संबंध होगा। सार्वजनिक निगमों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। इन पर भी मुकदमा किया जा सकता है। इनकी संपूर्ण पूंजी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारें संयुक्त रूप से आपस में, यानी कि ये जो निगम है इनकी पूंजी या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इनकी पूंजी को, इनमें पूंजी लगाते हैं। ये निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं, लेकिन इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार होता है। पूंजी तो सरकार लगाती है, बट अगर पूंजी की ज़्यादा जरूरत है तो पब्लिक से ये उधार भी ले सकती है। विभागीय संगठनों वाले उपक्रम के विपरीत जो निगम है, निगम के आय और व्यय सरकार के वार्षिक बजट में नहीं दिखाए जाते। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बजट में दिखाए जाते हैं सारे, बट इनके निगमों के जो खर्चे होते हैं और इनकम होती है वो बजट में शो नहीं किए जाते। तो कौन कौन से होते हैं ये देखो निगम। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये सारे जो है 4 एग्जाम्पल लिए हमने जो निगम है। अब आता है, इसके अलावा और भी दे रखे हैं, ये 3-4 और दे रखे हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग आ गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया आ गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये सारे के सारे ONGC जिसको कहती है, ये भी क्या है, निगम की श्रेणी में आती हैं। अब आती है बात की इनकी विशेषताएं क्या है। तो इनकी विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है इनकी स्थापना, फॉर्मेशन। इनकी स्थापना जो है संसद या राज्य विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा पास की जाती है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि कोई विशेष अधिनियम बनाया जाता है, उसके द्वारा ही स्थापना होती है। स्वामित्व किसका होता है, पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर दोनों मिलकर इसका कर सकती है। मैनेजमेंट, निगमों का प्रबंध सरकार द्वारा मनोनीत, यानी कि जो नॉमिनेटेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, किया जाता है मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग, इनकी पूंजी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि इनमें स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगती है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। हाँ, लेकिन अगर इनको जरूरत पड़े और पूंजी की तो ये जनता से उधार ले सकते हैं, कोई इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स, कर्मचारियों की नियुक्तियां पारिश्रमिक के लिए निगमों के स्वयं के नियम होती है। कर्मचारी, ये जो निगम होते हैं ये कर्मचारियों को नियुक्त स्वयं करते हैं, इनके स्वयं इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, और इनकी जो सेवा की शर्तें हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। निगमों के जो कर्मचारी होती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं माने जाते, वो निगम के ही कर्मचारी माने जाते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, जो इनका वैधानिक अस्तित्व जो होता है अलग होता है, यानी कि ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती हैं, दूसरे पक्षकारों पर ये मुकदमा कर सकते हैं और दूसरे भी इन पर मुकदमा कर सकती है। तो इस तरह से ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्रशासनिक स्वतंत्रता, निगमों में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, अधिनियमों के द्वारा ही इन्हें जो शक्तियां दी जाती है उनका प्रयोग करने में ये पूरी तरह स्वतंत्र होती है। राजनीति हस्तक्षेप क्यों नहीं होता, क्योंकि जो संसद में या विधानसभा में जो नियम बना दिया जाता है उसी नियम के अकॉर्डिंग इनको चलाया जाता है, इसमें सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसा नियम बनाएंगे वैसे ही उसके अकॉर्डिंग इसको रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, यानी कि सार्वजनिक निगम है, इनके लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है संचालन में स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। सार्वजनिक निगमों के संचालन में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, कंप्लीटली ये जो है इंटरफेरेंस फ्री होती है। क्विक डिसीजन होता है, अनावश्यक औपचारिकता और लाल फीताशाही न होने के कारण ये जो निगम है अपना डिसीजन जल्दी से ले लेती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, निगमों के संचालक मंडल में सरकार के द्वारा श्रमिकों व उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पेशेवर प्रबंधकों को भी मनोनीत किया जाता है, यानी कि संचालक मंडल में सरकार जो है श्रमिक व उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनमें इंक्लूड करती है, साथ के साथ कुछ प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जिससे इनका जो मैनेजमेंट होता है वो एफिशिएंट होता है। समाज सेवा का उद्देश्य, सोशल सर्विस मोटिव, समाज सेवा निगमों का मुख्य उद्देश्य, मेन जो इनका मोटिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन सेकेंडरी जो उद्देश्य होता है वो इनका लाभ कमाना भी है। उदाहरण के लिए निगमों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर या तो लाभ लिया ही नहीं जाता या फिर नाम मात्र का लाभ लिया जाता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा आता है समाज के हितों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। निगम अपनी गतिविधियों के लिए संसद, राज्य या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों होते हैं जवाबदेह? क्योंकि संसद या विधानसभा के द्वारा ही इनका नियम अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की जाती है। इसलिए जवाबदेही से बचने के लिए निगम जनता के धन का अधिकतम उपयोग करते हैं और परिणाम स्वरूप ये होता है कि समाज के हित की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, सार्वजनिक निगमों की मुख्य सीमाएं क्या है। तो देखो सबसे पहली इसकी जो सीमा है वो है अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी,
ये कहना कि निगमों को संचालन में स्वतंत्रता होती है, ये केवल थ्योरी ही है, यानी कि कहने की बात है कि स्वतंत्रता होती है। वास्तव में इनमें पूरा सरकारी हस्तक्षेप होता है। स्वतंत्रता पूर्वक ये डिसीजन नहीं ले सकती, इन पर जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। सेकंड है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, प्रतियोगी भावना की कमी। प्रतियोगिता की कमी और मुख्य उद्देश्य है लाभ न होने के कारण ये अपनी गतिविधियों में लापरवाही करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कंपटीशन नहीं है और दूसरा क्या है, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इस कारण से ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिनमें लापरवाही कर देते हैं और जिसकी वजह से हानि की इनमें संभावना बनी ही रहती है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य को अनदेखा करना। संचालक मंडल के सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में कम और व्यक्तिगत हित में ज्यादा प्रयोग करते हैं। इनका उद्देश्य मात्र एक दिखावा है, ज्यादा इनका सेवा करना नहीं है, यही कह सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन की उपयोगिता क्या है? देखो, सार्वजनिक निगमों की स्थापना जो है कुछ उद्देश्यों के लिए की जाती है। जैसे जहां अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो वहां पब्लिक कॉर्पोरेशन ठीक रहता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की पूंजी लग जाती है और जब जरूरत हो तो जनता से भी ले सकती है। दूसरा, जहां सार्वजनिक हित सबसे ऊपर रखना हो, यानी कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर के काम करने हो वहां पर पब्लिक कॉर्पोरेशन को स्थापित करना जरूरी है। तो इस तरह से इसके यूटिलिटी केवल 2 ही दे रखी है। तो ये हमारा टॉपिक था आज पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो रह गया था चैप्टर में से, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर मैं जो कमेंट कर रखा है उसमें भी दे दूंगी, तो आप इसको वहाँ से अच्छी तरीके से समझकर कर लेना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।